सुचित्रा के आने से रोशनी की परेशानी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वह घर का सारा काम संभाल लेती थी। पहले रोशनी घर के बहुत से काम निपटा लेती थी, लेकिन जब से पति बीमार हुए थे और बिस्तर पकड़ चुके थे, तब से पार्ट टाइम काम वाली से उसका काम नहीं चलता था। उसे परमानेंट नौकरानी की ज़रूरत थी, जो पूरा घर संभाल सके। रोशनी के पति का मेडिकल स्टोर सुबह से रात तक चलाना होता था। दुकान में 4 नौकर थे। रोशनी बीच में थोड़ी देर के लिए खाना खाने और फ्रेश होने घर आती थी। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक उसे मेडिकल स्टोर पर बैठना पड़ता था। काम सारा नौकर ही करते थे, लेकिन हिसाब उसे ही देखना पड़ता था। काफ़ी समय तक रोशनी को बहुत समस्या हुई। घर में एक बेटा, एक बेटी थे, जो 5वीं और 8वीं क्लास में पढ़ते थे। उनके लिए चाय नाश्ता, सुबह का टिफ़िन तैयार करके स्कूल भेजना और शाम की चाय के बाद भोजन तैयार करना और खिलाना सब सुचित्रा की जिम्मेदारी थी। बीमार पति को समय पर दवाएं और डॉक्टर के बताए मुताबिक भोजन देना, यह सब सुचित्रा के बिना मुमकिन नहीं था। रोशनी जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने एजेंसी में जाकर कई बार परमानेंट नौकरानी का इंतज़ाम करने के लिए कहा। एक दिन एजेंसी के मालिक ने कहा, अभी तो कोई लड़की नहीं है, जल्द ही झारखंड और बिहार से लड़कियां आने वाली है, मैं आपको बता दूंगा। रोशनी ने एजेंसी वालों से कहा, आप ज़्यादा कमीशन ले लेना, लड़की को अच्छी तनख्वाह के साथ रहने खाने की सारी सुविधाएं भी दूंगी, लेकिन मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। और जल्द ही एजेंसी वाले का फ़ोन आ गया। एजेंसी से 14 साल की सुचित्रा को लाने के बाद रोशनी की सारी मुसीबतों का हल हो गया। सुचित्रा सुबह से रात तक एक पैर पर खड़े होकर पूरे घर का काम करती, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती, हर समय पूरा घर साफ सुथरा रहता। सुचित्रा हमेशा काम करती नजर आती, ना कोई नखरा, ना कोई शिकायत और ना कोई छुट्टी। 14 साल की खूबसूरत, गोरी, नाजुक, मेहनती सुचित्रा बिहार के एक छोटे से गांव की थी। घर की माली हालत खराब थी, माँ बीमार थी, घर में 3 छोटे भाई थे। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। शनिवार को जब मेडिकल स्टोर बंद रहता, तब रोशनी उससे बात करती, उससे पूछती, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक कहना, खाने में जो पसंद हो बनाकर खा लिया करो। सुचित्रा को पढ़ने का शौक़ था, रोशनी उसके लिए किताबें भी ला देती। पति विवेक के एक के बाद एक 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी। रोशनी पति के कमरे में कम ही जाती थी। कमरे से आती दवाओं और गंदगी की बदबू से उसे उबकाई आती थी। पति की ऐसी बुरी दशा देखने का भी उसका मन नहीं करता था। पति बिस्तर पर लेटे रहते, काफ़ी समय तक तो उनके मल मूत्र का मार्ग बंद कर प्लास्टिक की थैलियां लटका दी गई थी। उन्हें साफ करने का काम पहले तो एक नर्स करती थी, बाद में विवेक खुद करने लगे थे, लेकिन अब सुचित्रा ने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया था। रोशनी को लगता था कि उसके पति की ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, उन्हें बाकी ज़िंदगी बिस्तर पर ही गुजारनी है। ठीक हो भी गए तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। रोशनी ने अपना कमरा अलग तैयार कर लिया था, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ अपने कमरे में रख लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे, वह गलती से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि बच्चों की ज़िंदगी पर उसका बुरा असर पड़े। रोशनी की उम्र 35 साल थी और पति की उम्र 40 साल के आसपास। पिछले 1 साल से वह पति की दुकान और घर सब देख रही थी। आज विवेक को प्लास्टिक की थैली निकलवाने जाना था, लेकिन यह बहुत आसान काम नहीं था। रोशनी को साथ जाना था, लेकिन उसने कह दिया, मैं जाकर क्या करूँगी, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता, तुम सुचित्रा को साथ ले जाओ। फिर मुझे दुकान भी देखनी है, काम करूँगी तो पैसा आएगा। आपके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। तय हुआ कि सुचित्रा ही साथ जाएगी।
विवेक अस्पताल से 5 दिन बाद घर वापस आए। उन्हें परहेज के साथ दवाएं समय पर लेनी थी। सुचित्रा बोर ना हो, बस इस वजह से रोशनी शनिवार को उसे बच्चों के साथ बाहर घुमाने ले जाती। बच्चे जो खाते सुचित्रा को भी खिलाया जाता। चाट, पकौड़े, गोलगप्पे। बच्चे पार्क में खेलते तो सुचित्रा भी पार्क में खेलती। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाती तो सुचित्रा के लिए भी खरीदे जाते। चाट खाते समय एक लड़के ने सुचित्रा से बात की। रोशनी को अच्छा नहीं लगा। लौटते समय रोशनी ने पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? सुचित्रा ने कहा, यह मेरे मुल्क का है मैडम। मुल्क के नहीं, राज्य के। मुल्क तो हम सब का एक ही है, रोशनी ने हंसते हुए कहा। फिर उसे समझाया, देखो सुचित्रा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस उम्र में लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं। अभी तुम्हारी उम्र महज 15 साल है। अब सुचित्रा को अक्सर ऐसी हिदायतें मिलने लगी थी। विवेक लाठी के सहारे घर में ही टहलने लगे थे। एक बार वो लड़खड़ा कर गिर गए। तब से रोशनी ने सुचित्रा को हिदायत दी, तुम अंकल को थोड़ा बाहर तक घुमा दिया करो, कहीं और कोई परेशानी ना हो जाए। तब से सुचित्रा घर से थोड़ी दूर बने पार्क में उनके साथ जाने लगी। वह पहले जैसे शांत और सहमी हुई नहीं थी। अब वह हंसने बोलने लगी थी, खुश रहने लगी थी। लेकिन सुचित्रा के खिलते शरीर और उसमें आए बदलावों को देखकर रोशनी जरूर चिंता में रहने लगी थी। उसे उस लड़के का चेहरा याद आया। तो क्या बाहर जाकर इतनी उम्र में वह सब करने लगी थी सुचित्रा, जो उसकी उम्र के लिहाज से गलत था? कहीं पेट में कुछ ठहर गया तो? रोशनी ने एजेंसी वालों को सारी बात फ़ोन पर बताई। एजेंसी वालों ने कहा, मैडम, यह उसका निजी मामला है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। वह अपनी नौकरी से बेईमानी नहीं करती, आपके घर की देखभाल ईमानदारी से कर रही है, और आपको क्या चाहिए? रोशनी को लगा कि एजेंसी वाला ठीक ही कह रहा है। फिर सुचित्रा उसकी ज़रूरत बन गई थी। ज़रूरी नहीं कि दूसरी लड़की इतनी ईमानदार हो, मेहनती हो। रोशनी इस बात को भूलने की कोशिश कर ही रही थी और 4-5 दिन ही गुजरे थे कि रोशनी ने सुचित्रा को उल्टी करते हुए देख लिया। रोशनी घबरा गई। उसने प्यार से सुचित्रा के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुमने आखिर बेवकूफ़ी कर ही दी। जब यह सब कर ही रही थी तो सावधानी क्यों नहीं बरती? कितना समय हो गया। अभी जाकर अपने चाहने वाले के साथ मिलकर डॉक्टर से अबॉर्शन करा लो। बाद में मुसीबत में पड़ जाओगी और तुम्हारे आशिक को बलात्कार के जुर्म में जेल हो जाएगी। इतना तो समझती ही होगी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। सुचित्रा ने कुछ नहीं कहा। चुप रहने से काम नहीं चलेगी। रोशनी ने गुस्से में कहा, मैं इस हालत में तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। सुचित्रा रोने लगी। उसने रोशनी के पैर पकड़ते हुए कहा, मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ही कोई रास्ता निकालिए। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रोशनी को गुस्सा तो था, लेकिन सुचित्रा की ज़रूरत भी। उसने अपने परिचित डॉक्टर को दिखाया। 1 महीने का पेट था। 1000 रुपये लेकर डॉक्टर ने आसानी से सुचित्रा का एबॉर्शन कर दिया। रोशनी ने सुचित्रा को फिर डांटा, समझाया और दोबारा ऐसी गलती ना करने को कहा। रात में उसे अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा, कौन है वह जिसके साथ तुम्हारे संबंध बने? चाट पकौड़े की दुकान में मिला वह लड़का? सुचित्रा चुप रही। रोशनी समझ गई कि वह बताना नहीं चाहती। विवेक की ठीक होती तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई। जिस कैंसर से वे उबर चुके थे, वही कैंसर उन्हें पूरी तरह अंदर ही अंदर खोखला कर चुका था। अस्पताल में ही विवेक की मौत हो गई। उस दिन रोशनी फूट फूट कर रोई।
और सुचित्रा अकेले में अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करती रही। पति के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निपट चुकी थी। रोशनी की जिंदगी अपने ढर्रे पर आ चुकी थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके थे। दुख की परतें अब छटने लगी थी। तभी फिर रोशनी को सुचित्रा में वे सारे लक्षण दिखे जो एक गर्भवती औरत में दिखाई देते हैं। इस बार सुचित्रा अपने पेट को छिपाने की कोशिश करती नजर आ रही थी। रोशनी ने उसे गुस्से में थप्पड़ जड़कर कहा, फिर वही पाप? इस बार सुचित्रा ने जवाब दिया, पाप नहीं, मेरे प्यार की निशानी है। सुचित्रा का जवाब सुनकर रोशनी सन्न रह गई। प्यार समझती भी हो? यह प्यार नहीं, हवस है, बलात्कार है। चलो अभी डॉक्टर के पास। रोशनी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगी। यह कानूनन अपराध है, जेल जाएगा तुम्हारा आशिक। कुछ भी हो, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है। प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बुलाओ इस बच्चे के बाप को, वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? कौन है वह? मैं उन्हें बदनाम नहीं करना चाहती। चली जाओ यहाँ से। सुचित्रा चली गई। रोशनी ने एजेंसी वालों को फ़ोन कर दिया। एजेंसी वालों ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। रोशनी निश्चिंत हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह घर की साफ सफाई करने लगी। पति के कमरे का नंबर आया तो रोशनी ने पति के सारे कपड़े, पलंग, बिस्तर सब कुछ दान कर दिया। वह एक अरसे बाद पति के कमरे में गई थी। कमरा पूरी तरह खाली था, बस एक पेन और डायरी रखी थी। रोशनी ने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ जगह हिसाब लिखा हुआ था, कुछ कागजों पर दवा लेने की नियम। एक पन्ने पर हरी स्याही से लिखा था सुचित्रा। यह नाम पढ़कर वह चौंक गई। उसने अपने कमरे में जाकर सुचित्रा के बारे में पढ़ना शुरू किया। रोशनी माना कि 15 साल की लड़की से प्यार करना गलत है, उससे संबंध बनाना अपराध है, लेकिन इस अपराध की हिस्सेदार तुम भी हो। मैं बीमार क्या हुआ, तुमने मुझे मरा ही समझ लिया। अपना कमरा बदल लिया, मेरे कमरे में आना, मुझसे मिलना तक बंद कर दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी, तुमने सोचा कभी? लेकिन तुम तो जिम्मेदारियां निभाने में लगी थी। मैं तो जैसे अछूत हो चुका था तुम्हारे लिए। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बेरुखी देखकर ठीक होना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं ठीक हुआ सिर्फ सुचित्रा की देखभाल से, उसके प्यार से। हाँ, मैंने सुचित्रा से तुम्हारी शिकायतें की, उससे प्यार के वादे किए, उसके पैर पड़ा कि मेरी ज़िंदगी में तुम ही बाहर ला सकती हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सुचित्रा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कम उम्र की नाजुक कोमल भाव से भरी लड़की मेरे प्यार में बह गई। उसने मेरी जिस्मानी और दिमागी ज़रूरतें पूरी की। हाँ, वह मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। दुनिया इसे पाप कहे या अपराध, लेकिन वह मेरा प्यार है। मेरी पतझड़ भरी जिंदगी में वह हरियाली बनकर आई थी। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही सुचित्रा का भी है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं नहीं बचूंगा। अचानक से सारे शरीर में पहले की तरह भयंकर दर्द उठने लगा है। मैं तुमसे किसी बात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। चिंता है तो बस सुचित्रा की, अपने होने वाले बच्चे की। उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसे बस सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। डायरी खत्म हो चुकी थी। रोशनी अवाक थी। उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर शर्मिंदगी भी। किस तरह झटक दिया था उसने अपने पति को, बीमारी, लाचारी हालत में। हाँ, वही जिम्मेदार है अपने पति की बेवफाई के लिए। इसे बेवफाई कहें या अकेले टूटे हुए इंसान की ज़रूरत। रोशनी को उसी एजेंसी से दूसरी लड़की मिल चुकी थी। उसने पूछा, तुम सुचित्रा को जानती हो? नहीं मैडम, एजेंसी वाले जानते होंगे। रोशनी ने एजेंसी में फ़ोन लगाकर बात की।
एजेंसी वालों ने कहा, क्या बताएं मैडम, किसके प्यार में थी, बच्चा गिराने को भी तैयार नहीं थी, ना ही मरते दम तक बच्चे के बाप का नाम बताया। मरते दम तक का मतलब? रोशनी ने पूछा। सुचित्रा बच्चे को जन्म देते समय ही मर गई थी। क्या? रोशनी चौंक गई। और बच्चा? वह अनाथ आश्रम में है। रोशनी सोचने लगी, एक मैं हूँ जिसने पति के बंगले, कारोबार, बैंक बैलेंस को अपनाकर पति को छोड़ दिया बंद कमरे में। बीमार लाचार पति, बच्चों तक को दूर कर दिया। और एक गरीब सुचित्रा जिसने न केवल बीमारी की हालत में पति की देखभाल की, अपना सब कुछ सौंप दिया, यह जानते हुए भी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवा बदनामी के। उसने अपने प्यार की निशानी को जन्म दिया। वह चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। इस धन दौलत पर उसका भी हक बनता था। वह ले सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने प्यार की खातिर। उसने एक बीमार मरते आदमी से प्यार किया और उसे निभाया भी। और एक मैं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुचित्रा के प्यार की निशानी, अपने पति के बच्चे को इस घर में लाकर रहूँगी। मैं पत्नी का धर्म तो नहीं निभा सकी, पर उनकी संतान के प्रति माँ होने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ। सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रोशनी बच्चे को घर ले आई। तो दोस्तों, आज की हमारी यह प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें